Hi everyone, welcome back to our YouTube channel. Myself दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 9th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, मेनली प्रोकैरियोट्स के बारे में, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम यूकैरियोट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ऑलरेडी लास्ट 2 लेक्चर्स में रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा और आपका रिवाइज हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? सो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए का आरएनए में ट्रांसफॉर्मेशन होना, जो कि सेंट्रल डोग्मा की सेकेंड प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट वन क्या था? डीएनए से डीएनए को बनने को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज गवर्न बाय प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। ट्रांसक्रिप्शन में भी हमें कॉम्प्लीमेंटैरिटी का प्रिंसिपल देखने को मिलता है। स्ट्रैंड ऑफ एक्सेप्ट ए पेयर विथ यू एक्सेप्ट ऑफ थाइमिन। रेप्लिकेशन में एडेनिन के साथ थाइमिन की पेयरिंग होती है, लेकिन यहाँ पे एडेनिन के साथ यूरेसिल की पेयरिंग होती है, जो कि थाइमिन को वो रिप्लेस कर देता है। कौन? यूरेसिल। उसके बाद जो मेन डिफरेंस होता है रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में, वो है कि रेप्लिकेशन में वन सेट्स इन टोटल डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट डुप्लीकेटेड, कि ऑर्गेनिज्म का टोटल डीएनए डुप्लीकेट हो जाता है एक साथ। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर ओनली वन स्ट्रैंड इज कॉपीड इन आरएनए, कि सिर्फ कोई एक तो सेगमेंट होगा डीएनए का या फिर सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होगा, वही कॉपी होगा आरएनए के अंदर। अब आप पूछोगे कि दोनों स्ट्रैंड एक साथ क्यों कॉपी नहीं हो सकते? वाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन? तो इसके हमें 2 रीजंस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट रीजन इज इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। अगर दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड अगर एज अ टेम्पलेट एक्ट करने लगे तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। तो वो 2 आरएनए मॉलिक्यूल को बनाएगा जिनके सीक्वेंसेस डिफरेंट होंगे। इन टर्न दे कोड फॉर प्रोटीन। तो ऑफ कोर्स आरएनए आगे जाके ट्रांसलेशन की प्रोसेस करेगा, मतलब वो प्रोटीन को कोड करेगा, तो डिफरेंट अमीनो एसिड के कोड बनेंगे, तो डिफरेंट होंगे, इसीलिए एक सेगमेंट ऑफ डीएनए डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेगा, तो हमें 2 डिफरेंट प्रोटीन देखने को मिलेंगे। तो ये कॉम्प्लिकेशंस मतलब इंटरफेयर कर सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इसमें हो सकते हैं, और जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी में हमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। सो इफ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। इन टर्न दे कोड फॉर प्रोटीन सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड, तो फिर डिफरेंट होंगे। हेंस वन सेगमेंट ऑफ डीएनए वुड बी कोडिंग डिफरेंट प्रोटीन एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। या फिर एक और इसमें रीजन है कि 2 आरएनए बनेंगे वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, कि अगर 2 आरएनए बन गए और उनके सीक्वेंसेस अगर एक दूसरे से गलती से भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री हो गए तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन कर देगा, एंड दिस वुड प्रिवेंट आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड। और अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया तो उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन बिकम फ्यूटाइल। तो ट्रांसक्रिप्शन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मेन मोटिव क्या है भाई? कि आरएनए को बनाएंगे ताकि आगे जाके जो ट्रांसलेशन होगा तो वो आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। तो मतलब अगर वो बना ही नहीं पाएगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस फ्यूटाइल हो जाएंगी या फिर वेस्ट हो जाएंगी। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें 3 रीजन देखने को मिलते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के किसी पार्ट में ही होता है, पूरा डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। सो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमें 3 रीजन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रमोटर। फर्स्ट होता है प्रमोटर, सेकेंड होता है स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड होता है टर्मिनेटर जीन। तो जो प्रमोटर और टर्मिनेटर होगा, प्रमोटर होगा अपस्ट्रीम साइड में और टर्मिनेटर होगा डाउनस्ट्रीम साइड में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमने डिस्कस कर लिया कि हमें प्रमोटर देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें आती हैं। फर्स्ट वन इज द प्रमोटर, सेकेंड होता है स्ट्रक्चरल जीन, और थर्ड होता है टर्मिनेटर। तो जो प्रमोटर होगा यानी कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट होगा, ऑफकोर्स जो कि प्रमोट करेगा वो अपस्ट्रीम साइड में प्रेजेंट होगा, तो वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, और यहाँ पे एक सिग्मा फैक्टर होता है वो भी आके बाइंड करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रमोटर में हमें आरएनए
पॉलीमरेज आके बाइंड करता है और सिग्मा फैक्टर बाइंड करता है जो कि इनिशिएशन फैक्टर होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करेगा। और स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो मेन स्ट्रक्चरल जीन जो कि बीच में प्रेजेंट होता है प्रमोटर और टर्मिनेटर के, वो मेनली आरएनए का फॉर्मेशन करता है और टर्मिनेटर वहां पे रो फैक्टर आके बाइंड करता है। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो चलती रहेगी, उसको कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, तो वहां पे रो फैक्टर आके बाइंड करता है और वो प्रोसेस को टर्मिनेट करने का काम करता है। इसमें जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा और कोडिंग स्ट्रैंड होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये बस आपको याद रखना है। देन द नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे मेन एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन का, वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, या फिर आप इसको सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज भी कह सकते हो। डीएनए डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि डीएनए के स्ट्रैंड से ही तो आरएनए बन रहा है ना, तो इसीलिए डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कि कैटेलाइज करेगा इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, तो जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है हैज सीक्वेंस सेम एज द आरएनए कॉन्सेप्ट, तो इसके सीक्वेंसेस सेम ही होंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे थाइमिन के जगह पे हमें यूरेसिल देखने को मिलेगा जो कि एडेनिन के साथ पेयर करेगा। डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, कोडिंग स्ट्रैंड होता है हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बट इट कोड फॉर नथिंग, ये किसी चीज के लिए कोड नहीं करता। All reference point while defining transcription unit is made with the coding strand। ठीक है, if in question template strand is given, अगर हमें क्वेश्चन में टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया है तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट्री बनाना है तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम बनाएंगे। अगर हमें क्वेश्चन में कोडिंग स्ट्रैंड दिया है और अगर हमें सेम सीक्वेंस निकालना है तो आरएनए की जगह पे हम थाइमिन की जगह पे बस यूरेसिल को ऐड कर देते हैं इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। देन प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन जो होता है वो बीच में होता है ना, तो प्रमोटर और टर्मिनेटर उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं, यही ये पॉइंट कहना चाह रहा है। उसके बाद जो प्रमोटर रीजन होता है लोकेटेड टुवर्ड द 5 प्राइम अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन, वी ऑलरेडी डिस्कस कि प्रमोटर वाला रीजन अपस्ट्रीम साइड में प्रेजेंट होगा एंड इज अ डीएनए सीक्वेंस। प्रमोटर क्या होता है? एक डीएनए का सीक्वेंस होता है जो कि बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करता है आरएनए पॉलीमरेज के लिए, और प्रमोटर का प्रेजेंस होना ये चीज डिफाइन करता है टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड को। ठीक है, देन बाय स्विचिंग पोजीशंस विद टर्मिनेटर डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड रिवर्स। देन बाय स्विचिंग द पोजीशन विद टर्मिनेटर, अगर हम टर्मिनेटर की पोजीशन को स्विच कर देंगे तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये याद रखना है कि 5 प्राइम जो है वो अपस्ट्रीम साइड पे प्रेजेंट होगा, और मतलब जो प्रमोटर होगा वो अपस्ट्रीम साइड पे प्रेजेंट होगा और टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम साइड में। टर्मिनेटर लोकेटेड 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड जो कि डाउनस्ट्रीम साइड होगी, एंड टर्मिनेटर डिफाइन एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, कि टर्मिनेटर हमें क्या डिफाइन करता है कि यहाँ पे आके रो फैक्टर बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोकता है। There are additional regulatory sequence that may be present upstream or downstream to promoter, और भी कुछ additional regulatory sequence हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि प्रमोटर साइड पे प्रेजेंट होंगे या फिर टर्मिनेटर साइड पे प्रेजेंट हो सकते हैं। होते ही है ऐसा नहीं है, हो सकते हैं। देन जीन क्या होता है? फंक्शनल यूनिट होती है इनहेरिटेंस की, डीएनए के ऊपर लोकेटेड होती है। जीन also defined as the DNA sequence coding for tRNA and rRNA। जीन जो होता है वो एक डीएनए सीक्वेंस होता है जो कि कोड करता है टीआरएनए के लिए एंड आरआरएनए के लिए। उसके बाद सिस्ट्रॉन क्या होता है? सो सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जो कि पॉलीपेप्टाइड को कोड करने का काम करता है। देन स्ट्रक्चरल जीन में भी हमें दो चीजें होती है स्ट्रक्चरल जीन में। फर्स्ट वन इज द पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन और एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन। तो जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है वो हमें बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मतलब क्या कि एक रेगुलेटरी जीन कंट्रोल मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन, कि एक रेगुलेटरी जीन एक से ज्यादा स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल कर रहा है। और एक तरीके का स्ट्रक्चरल जीन होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, मतलब वन रेगुलेटर जीन कंट्रोल ओनली वन स्ट्रक्चरल जीन, कि एक ही रेगुलेटर जीन एक ही स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करेगा। एंड दिस मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैज इंटरप्टेड डीएनए सीक्वेंसेस, और ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है इसमें हमें कुछ
इंटरप्टेड डीएनए सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। जीन्स इन यूकैरियोट जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट जीन, वो हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं, एक होता है एक्सॉन्स और एक होते हैं इंट्रॉन्स। तो जो एक्सॉन्स होते हैं ना, मेनली वो होते हैं हमारे कोडिंग सीक्वेंसेस जो कि एक्सप्रेस होते हैं आगे जाके, अपीयर इन द मैच्योर एंड प्रोसेस आरएनए। हम देखेंगे कि आरएनए की प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो एक्सॉन्स ही होते हैं जो कि कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं आगे मतलब ट्रांसक्रिप्शन में, और अपीयर होते हैं जो कि प्रोसेस एमआरएनए होगा, आगे जाके जो मैच्योर एमआरएनए होगा उसमें हमें एक्सॉन्स ही देखने को मिलते हैं। जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं, इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कि मैच्योर आरएनए में हमें देखने को नहीं मिलते। देन ये जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है, स्प्लिट जीन अरेंजमेंट कॉम्प्लिकेट द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सेगमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज अफेक्टेड बाय प्रमोटर सीक्वेंस एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। इसीलिए सम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस लूजली डिफाइंड एज द रेगुलेटरी जीन इवन दो दीज जीन्स कोड फॉर नथिंग। ओके, तो इन जो भी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस है वो दो चीजों से अफेक्ट होता है, एक तो होता है प्रमोटर जीन, एक होता है रेगुलेटरी सीक्वेंस, और ये दोनों किसके पार्ट होते हैं, स्ट्रक्चरल जीन के। इसीलिए कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वो रेगुलेटरी जीन है, इवन दो कि वो किसी चीज के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, बट हाँ। देन टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि हमें बैक्टीरिया में तीन तरीके के आरएनए देखने को मिलते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, ऑल नीडेड टू सिंथेसाइज प्रोटीन इन द सेल। ठीक है, उसके बाद एमआरएनए, अब इनके फंक्शन क्या है, एमआरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट, एमआरएनए टेम्पलेट प्रोवाइड करने का काम करता है। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लेके आता है और जेनेटिक कोड की रीडिंग करने का काम करता है। जेनेटिक कोड क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल में। और जो आरआरएनए होगा यानी कि राइबोसोमल आरएनए होगा, प्ले रोल इन स्ट्रक्चरल रोल एंड कैटालिटिक रोल। इसके दो ड्यूअल रोल होते हैं आरआरएनए के, कि ये स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है और कैटालिटिक रोल भी प्ले करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो कैटेलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप ऑफ आरएनए इन द बैक्टीरिया। अब हम बस इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसी होती है। तो प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में होती है ये प्रोसेस। इसमें जो मेन एंजाइम होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब हमें इसमें 3 प्रोसेसेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, 3 स्टेप्स होती है ट्रांसक्रिप्शन की। फर्स्ट होती है इनिशिएशन, फर्स्ट वन इज द इनिशिएशन। तो इनिशिएशन में क्या होगा, ऑफ कोर्स ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होगा। So, binding of RNA polymerase to DNA at specific sequence called promoter, कि RNA polymerase DNA के ऐसे सीक्वेंस पे आके जुड़ जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर। बाइंडिंग सिग्नल स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन। फिर जब RNA पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके जुड़ जाएगा तो बाइंडिंग सिग्नल होगा और फिर ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड द डीएनए डबल हेलिक्स। फिर आरएनए पॉलीमरेज आएगा जो कि डीएनए के डबल हेलिक्स को अनवाइंड करने का काम करेगा टू एक्सपोज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ताकि हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड मिल सके। और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि इनिशिएशन करवाने का काम करता है। और यहाँ पे हमें टाटा बॉक्स देखने को मिलता है जिसको प्रिग्नो बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, फिर इनिशिएशन के बाद होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल यूजिंग 1 डीएनए स्ट्रैंड। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, उस आरएनए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएगा। किसके मदद से बनाएगा वो स्ट्रैंड, एक डीएनए स्ट्रैंड के हेल्प से बनाएगा जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। एंड इट एड्स AUGC टू ग्रोइंग आरएनए चेन, ATGC नहीं, AUGC टू द ग्रोइंग आरएनए चेन, क्योंकि यहाँ पे जो थाइमिन है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। फिर जो हमारी लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज एनकाउंटर टर्मिनेशन सिग्नल इन द डीएनए सीक्वेंस। फिर आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो मतलब अल्फा फैक्टर को रो फैक्टर को लेके आता है जो कि टर्मिनेटर रीजन पे जाके बाइंड हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। तो इसमें हमने आरएनए पॉल देख लिया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देख लिए, प्रमोटर रीजन देख लिए और टर्मिनेटर सीक्वेंस देख लिए। अब आते हैं हम और डिटेल में कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे आके बाइंड हो जाएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करेगा।
और आरएनए पॉलीमरेज किसका यूज करेगा, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज ए सबस्ट्रेट, उसको कोई तो चाहिए ना, तो वो यूज करता है न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, ये रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को भी फॉलो करता है। ऑल्सो फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन, ये हेलिक्स की ओपनिंग करने का भी काम करेगा और इलोंगेशन को भी कंटिन्यू करने का काम करेगा। Only a short stretch of RNA remain bound to enzyme. Okay, then only a short stretch of RNA remain bound to enzyme. Once polymerase reaches terminated region, एक बार polymerase आगे बढ़ते बढ़ते terminated region पे अगर पहुंच जाता है तो जो nascent RNA होता है वो नीचे गिर जाता है, falls off हो जाता है, RNA polymerase गिर जाएगा नीचे और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का टर्मिनेशन हो जाएगा। Then RNA polymerase only capable of catalyzing the process of elongation. RNA polymerase सिर्फ किस चीज के लिए कैपेबल है कि वो elongation की प्रोसेस को कैटेलाइज कर सके। और RNA polymerase किसके साथ एसोसिएट होता है, सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर। सिग्मा फैक्टर मेनली इनिशिएशन करने का काम करेगा प्रमोटर रीजन पे जुड़ के, और जो रो फैक्टर होगा वो टर्मिनेशन करने का काम करेगा एट ए टर्मिनेटर रीजन। और associate with this factor is transient alter the specificity of RNA polymerase. In बैक्टीरिया के अंदर mRNA does not require any processing to become active. बैक्टीरिया में mRNA के लिए कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं है कि वो एक्टिव हो सके, लेकिन यूकैरियोट्स में हम देखेंगे कि वहां पे आरआरएनए और टीआरएनए के लिए कोई प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब एमआरएनए बनता है डीएनए से तो उसको हमें प्रोसेस करके एचएनआरएनए बनता है मेनली उसमें हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए, तो उसको हमें एमआरएनए में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे यूकैरियोट के अंदर। बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन कंपार्टमेंट। बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस कंपार्टमेंट में होती है, क्योंकि वहां पे साइटोसोल और न्यूक्लियस का कोई सेपरेशन नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर सारी चीजें साइटोसोल में ही प्रेजेंट होती है। लेकिन जो ट्रांसलेशन होता है वो बैक्टीरिया के अंदर कपल होता है। ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब। एमआरएनए पूरा ट्रांसक्राइब होने के पहले ही ट्रांसलेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। देन और इसको अगर हम डिटेल में देखिए तो देखो, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, सिंथेसिस ऑफ आरएनए यूजिंग डीएनए एज ए टेम्पलेट। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है इसमें, आरएनए पॉलीमरेज, जिसको हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। इन प्रोकैरियोट सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग ऑल मेजर आरएनए। 3 तरीके के आरएनए होते हैं मेजर, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो प्रोकैरियोट के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो तीनों आरएनए बनाने की कैपेबल होता है। अगर हम आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें इतने 5 यूनिट देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें 2 अल्फा यूनिट देखने को मिलेंगे, एक बीटा यूनिट होता है, एक बीटा डैश, देन ओमेगा एंड देन सिग्मा। तो जो 2 अल्फा यूनिट होते हैं ना, वो प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम करते हैं। देन जो बीटा एंड बीटा डैश यूनिट होते हैं वो कैटालिटिक सब यूनिट होते हैं। देन जो ओमेगा वाला होगा वो आरएनए पॉलीमरेज की असेंबली करेगा और एंजाइम को स्टेबलाइज करने का काम करता है। देन जो सिग्मा फैक्टर होता है वो गिव्स डायरेक्शन टू आरएनए पॉलीमरेज, वो आरएनए पॉलीमरेज को डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है फॉर वेयर टू बाइंड ऑन विच रीजन ऑफ प्रमोटर, कि तुम्हें प्रमोटर के किस रीजन पे जाके बाइंड करना है। और इन सभी स्ट्रक्चर को मिला के हम बोलते हैं होलो एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सिग्मा। अब सिग्मा ने क्या किया, डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया आरएनए पॉलीमरेज को। अब सिग्मा फैक्टर के भी कुछ टाइप्स है, जैसे कि सिग्मा 28 हो गया जो कि फ्लैजेला सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। देन सिग्मा 32 हो गया जो कि हीट शॉक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। सिग्मा 38 हो गया जो कि ऑक्सीडेटिव एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। देन सिग्मा 54 जो कि नाइट्रोजन का एसिमिलेशन करने का काम करता है। जो सिग्मा 70 होता है वो प्रमोटर रिकॉग्निशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, जो कि प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने का काम करेगा। अब और देखो कि ये है आपका डीएनए, ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ये फर्स्ट वाला रीजन होगा आपका प्रमोटर, बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन और लास्ट में कहीं पे आपका प्रेजेंट होगा टर्मिनेटर, जो कि मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। तो प्रमोटर जो होगा वो होता है आपका सिस एक्टिंग सीक्वेंस। और एक चीज कि यहाँ पे
आपको जहां से स्टार्टिंग साइट होती है ना उसको +1 साइट बोलते हैं, जहां से जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो +1 साइट के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है अपस्ट्रीम रीजन और राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है डाउनस्ट्रीम रीजन जहां पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है। सो द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फ्रॉम विच आरएनए फॉर्म, जिस स्ट्रैंड से आरएनए बनता है उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर एंटीसेंस या फिर माइनस स्ट्रैंड, तीनों एक ही नाम है। एंड अपोजिट स्ट्रैंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड, और टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो अपोजिट स्ट्रैंड होता है उसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड या फिर पॉजिटिव स्ट्रैंड। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज बीइंग ट्रांसक्राइब्ड, डीएनए का ऐसा सेगमेंट जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट भी हमने दो टाइप के देख लिए, एक तो होता है मोनोसिस्टोनिक, एक होता है पॉलीसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक क्या होता है? ओनली सिंगल जीन इज बीइंग ट्रांसक्राइब, सिर्फ सिंगल जीन ही ट्रांसक्राइब हो रहा है, ये हमें देखने को मिलता है यूकैरियोट के अंदर। पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है? दैट मेनी जीन्स आर बीइंग ट्रांसक्राइब, और ये हमें देखने को मिलता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। नेक्स्ट वन, अब देखो फिर से वही स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पे। तो देखो हमने टाटा बॉक्स का भी जिक्र किया वहां पे। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं हम +1। उसकी जो अपस्ट्रीम साइड होगी वहां पे हम 0, -1, -2 ऐसे करके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो एक -10 से लेके -35 यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका टाटा बॉक्स, जिसको -10 बॉक्स भी बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं। और -35 रीजन पे भी एक बॉक्स प्रेजेंट होता है जिसको हम TTGACA, इस सीक्वेंस का बॉक्स वहां पे प्रेजेंट होता है। और ये पूरा रीजन हो गया आपका प्रमोटर, और ये जो बीच वाला होगा वो होगा स्ट्रक्चरल जीन या फिर कोडिंग जीन, और लास्ट में कहीं पे प्रेजेंट होगा आपका टर्मिनेटर। अब देखो कि आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर फॉर द आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर है। तो जो -35 रीजन होगा वहां पे आ गया आपका आरएनए पॉलीमरेज, और साथ में आ गया सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर हेल्प आरएनए पॉलीमरेज टू लैंड ऑन द -35 बॉक्स। तो सिग्मा फैक्टर ही आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है कि भाई तुम्हें -35 बॉक्स पे जाके बैठना है। देन आरएनए पॉलीमरेज मूव टू द डाउनस्ट्रीम रीजन -10, फिर आरएनए पॉलीमरेज जाके -10 की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। उसके बाद और एक चीज याद रखनी है कि आरएनए पॉल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स होता है इसको क्लोज कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज मूव करने लग गया डाउनस्ट्रीम रीजन इन -10 डायरेक्शन। आरएनए पॉलीमरेज कवर -55 टू +20 रीजन ऑफ द प्रमोटर रीजन, -55 से लेके +20 रीजन तक वो कवर करेगा। हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगा। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसको बोलते हैं हम ओपन कॉम्प्लेक्स। आरएनए पॉलीमरेज और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को बोलते थे क्लोज कॉम्प्लेक्स। फिर जब हेलिकेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दिया तब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का कन्वर्जन हो गया सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ओपन कॉम्प्लेक्स। फिर ट्रांसक्रिप्शन बबल फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पे ये है आपका आरएनए पॉलीमरेज वैसा का वैसा, और यहाँ पे हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का सिंथेसिस देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, मेनली इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये सारी सीक्वेंसेस होगी। टर्मिनेशन सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा, मतलब वही प्रोसेस होगी जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। अब देखो टर्मिनेशन भी दो तरीके का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक जिसको हम रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन बोलते हैं, और एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है, तो जो रो इंडिपेंडेंट होता है, द प्रेजेंस ऑफ द आरएनए हेयरपिन, जो कि आरएनए हेयरपिन का प्रेजेंस है। आरएनए हेयरपिन क्या होती है? कॉज बाय द इन्वर्टेड रिपीट्स और जीसी रिच सीक्वेंस, कि जो भी इन्वर्टेड रिपीट्स हो रहे हैं आरएनए के अंदर, या फिर जहां पे भी ग्वानिन और साइटोसिन रिच सीक्वेंसेस है, उसकी वजह से एक आरएनए हेयरपिन जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम आरएनए हेयरपिन बोलते हैं, फॉलोड इमीडिएटली बाय अ यू रिच रीजन, और उसके साइड में ही यू रिच यानी कि यूरेसिल रिच रीजन प्रेजेंट होगा डाउनस्ट्रीम साइड में, विल कॉज टर्मिनेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन। एक तो ये रीजन हो गया कि इसके वजह से टर्मिनेशन होगा ट्रांसक्रिप्शन का, और एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, कि रो क्या होता है? सबसे पहले टाइप ऑफ हेलिकेज विच रिक्वायर्स एटीपी, कि ये हेलिकेज का ऐसा टाइप है जिसको एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड रो हैव साइट ऑन डीएनए कॉल्ड RUT साइट, जिसको रो यूटिलाइजेशन साइट बोलते हैं। यहाँ पे 80 रिच रीजन एब्सेंट होता है, तो मतलब इससे भी हो जाता है आपका टर्मिनेशन। एक तो हो गया रो इंडिपेंडेंट और एक हो गया रो डिपेंडेंट।
ठीक है, कि आपको अगर RUT साइट दिख गई, रो यूटिलाइजेशन साइट, तो तब हो जाएगा टर्मिनेशन। फिर हमने RNA के 3 टाइप पढ़े थे, rRNA, tRNA और mRNA। तो अगर हम स्टेबिलिटी का मेन तो 3 यही टाइप होते हैं, और HNRNA, सिंगल न्यूक्लियर RNA, ये कुछ और भी टाइप्स होते हैं। देन जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी मेनली rRNA की ज़्यादा होती है, देन tRNA एंड देन mRNA, ये सीक्वेंस याद रखना है। अगर आप अमाउंट की बात करें, अबंडेंस की बात करें, तो rRNA हमें ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है 80%, tRNA 10 to 15% एंड देन mRNA। अगर आप टाइप्स की बात करें तो mRNA के हमें बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं, tRNA के हमें लगभग 100 टाइप्स देखने को मिलते हैं, और rRNA के लगभग 4 टाइप्स होते हैं। साइज़ अगर बात करें तो सबसे छोटी साइज़ होती है tRNA की, जिसमें मेनली 15 से 90 न्यूक्लियोटाइड से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लो चार्ट को। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट, आप एक तो लिख लो, नोट डाउन कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, सबसे पहली प्रोसेस होती है इनिशिएशन, यानी स्टार्टिंग द प्रोसेस। सिग्मा फैक्टर बाइंड्स टू RNA पॉलीमरेज। सबसे पहले सिग्मा फैक्टर RNA पॉलीमरेज से बाइंड होगा, फॉर्म्स द कंप्लीट एंजाइम, जिसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम, जिसमें 2 अल्फा यूनिट होते हैं, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, रो, ये सारे यूनिट्स मिलके बनाते हैं आपका RNA पॉलीमरेज। तो सबसे पहले क्या हो गया, सिग्मा फैक्टर बाइंड हो गया RNA पॉलीमरेज से, और उससे उसने बना लिया एक कंप्लीट एंजाइम, जिसको बोलते हैं होलो एंजाइम। अब इसके बाद क्या होगा, होलो एंजाइम रिकॉग्नाइजेज द प्रमोटर रीजन। होलो एंजाइम रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर रीजन को, स्पेसिफिकली द -35 एंड -10, जिसको हम प्रिब्नो बॉक्स बोलते हैं। अब उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। उसके बाद RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर। अब RNA पॉलीमरेज प्रमोटर के ऊपर जाके बाइंड हो जाएगा, एंड दिस फॉर्म द क्लोज कॉम्प्लेक्स। DNA इज स्टिल डबल हेलिक्स, बोला था कि RNA पॉलीमरेज प्लस डबल स्ट्रैंडेड DNA दोनों मिलके बनाते हैं क्लोज कॉम्प्लेक्स। तो RNA पॉलीमरेज बाइंड हो गया प्रमोटर के ऊपर, और ये अभी भी क्लोज कॉम्प्लेक्स है। फिर RNA पॉलीमरेज अनवाइंड करेगा DNA को एट द -10 रीजन, फॉर्म्स एन ओपन कॉम्प्लेक्स। फिर जो डबल स्ट्रैंडेड DNA था वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट हो गया, और उसने ओपन कॉम्प्लेक्स बना लिया। देन RNA पॉलीमरेज स्टार्ट मेकिंग अ शॉर्ट RNA स्ट्रैंड। RNA पॉलीमरेज ने एक RNA का छोटा स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट कर दिया, एंड आफ्टर अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड, द सिग्मा फैक्टर इज रिलीज। जो सिग्मा फैक्टर था, जो कि इनिशिएशन फैक्टर था, तो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने के बाद सिग्मा फैक्टर हो जाता है आपका रिलीज। अब ये तो हो गई इनिशिएशन की प्रोसेस। अब होगी इलोंगेशन। इलोंगेशन यानी कि हमें बनाना है RNA का स्ट्रैंड। अब RNA पॉलीमरेज मूव्स अलोंग द DNA। अब RNA मूव करेगा DNA के अलोंग, रीड द टेम्पलेट स्ट्रैंड इन द 3' to 5' डायरेक्शन। ये 3' to 5' डायरेक्शन में रीड करता हुआ जाएगा DNA के स्ट्रैंड को, एंड RNA पॉलीमरेज एड कॉम्प्लीमेंट्री RNA न्यूक्लियोटाइड एंड बिल्ड द न्यू RNA स्ट्रैंड इन द 5' to 3' डायरेक्शन। ये 3' to 5' DNA को रीड करता जाएगा, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। अगर 3' to 5' वाले स्ट्रैंड पे अगर एडिनिन प्रेजेंट है तो उसके अपोजिट हो जाएगा U, अगर ऊपर G प्रेजेंट है तो नीचे हो जाएगा C। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता जाएगा इन 5' to 3' डायरेक्शन। द RNA स्ट्रैंड कीप्स ग्रोइंग। ऐसे करते करते RNA का स्ट्रैंड ग्रो होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बनता जाएगा, एंड द DNA बिहाइंड द RNA पॉलीमरेज रिवाइंड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, then the DNA behind RNA polymerase rewinds back to its original form. Elongation continue until RNA polymerase reaches a stop signal, जिसको हम बोलते हैं termination site। फिर होगा टर्मिनेशन, यानी कि स्टॉपिंग ट्रांसक्रिप्शन। अब हमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोकना भी पड़ेगा, ऐसा नहीं ना कि वो चलती जाएगी। अब 2 तरीके की टर्मिनेशन प्रोसेस होती है, एक तो होती है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, एक होती है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। अब जो इंडिपेंडेंट वाली प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, द RNA फॉर्म्स GC रिच हेयरपिन लूप, कि जहाँ पे भी ग्वानिन और साइटोसिन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है उसको पकड़ के वो RNA बना लेगा एक हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, and this is followed by a stretch of U nucleotides which weakens the RNA DNA bond। और यहाँ पे ही हमें U न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब यूरेसिल का स्ट्रेच देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स यूरेसिल के, जो कि RNA और DNA की बॉन्ड को वीक करेगा, एंड RNA पॉलीमरेज डिटैच हो जाएगा और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। सेकेंड होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन।
और रो प्रोटीन अटैचेस टू द न्यूली मेड आरएनए। रो प्रोटीन जो है वो नया जो आरएनए बना है उसको जाके अटैच हो जाएगा। रो मूव्स अलोंग द आरएनए टुवर्ड्स द आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे सपोज आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है तो रो प्रोटीन धीरे धीरे करके आरएनए पॉलीमरेज तक जाएगा। जब आरएनए पॉलीमरेज पॉज हो जाएगा तो रो पुल्स द आरएनए अवे। तो जो बीच में जो आरएनए प्रेजेंट है ना ये वाला, तो उसको जो रो प्रोटीन है वो उसको पुल कर लेगा एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। एंड फाइनली एमआरएनए हो जाएगा आपका रिलीज, रेडी फॉर द ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन। और फिर जाके जो एमआरएनए बना है उसका प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो जो एमआरएनए है वो फाइनली ट्रांसलेशन की प्रोसेस करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये होगी आपकी पूरा फ्लो चार्ट ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स का। आई होप कि अगर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो गया होगा तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है वो देख के आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम हुआ होगा। हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो। देखो इसको रफ कर देते हैं सबसे पहले, फिर हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे इसको। ओके सबसे पहले क्या होगा, सिग्मा फैक्टर आया जो कि आरएनए पॉलीमरेज पे आके बाइंड हो गया, फॉर्म्स द कंप्लीट एंजाइम। उसने बना दिया कंप्लीट एंजाइम जिसको हमने बोल दिया होलो एंजाइम। फिर होलो एंजाइम ने रिकॉग्नाइज कर लिया प्रमोटर रीजन को, स्पेसिफिकली कहाँ से कहाँ तक होता है -35 एंड -10, जिसको हम प्रिमना बॉक्स सीक्वेंसेस कहते हैं। फिर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो गया प्रमोटर के ऊपर और उसने बना दिया क्लोज कॉम्प्लेक्स। डीएनए अभी भी डबल स्ट्रैंडेड है। फिर आरएनए पॉलीमरेज ने क्या किया, डीएनए को अनबाइंड करना स्टार्ट कर दिया एट -10 रीजन और फिर उसने बना लिया ओपन कॉम्प्लेक्स जिसमें डीएनए के स्ट्रैंड हो चुके हैं सेपरेट। अब जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने बनाना स्टार्ट कर दिया शॉर्ट आरएनए के स्ट्रैंड और जैसे ही कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाते हैं तो सिग्मा फैक्टर फाइनली रिलीज हो जाता है। उसने इनिशिएशन का काम कर दिया और वो रिलीज हो गया। उसके बाद जो हमारी सेकेंड प्रोसेस होती है वो होती है इलोंगेशन, मतलब आरएनए के स्ट्रैंड का बनना। तो उसमें जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो मूव करता है अलोंग द डीएनए और वो टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 प्राइम जो है उसके रीड करते करते जाता है और उसके अपोजिट 5 प्राइम to 3 प्राइम वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनाता है। देन आरएनए स्ट्रैंड ऐसे करते करते ग्रो होते जाएगा। द डीएनए बिहाइंड द आरएनए पॉलीमरेज रिवाइंड बैक टू इट ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और इलोंगेशन कंटिन्यू रहेगी अनटिल आरएनए पॉलीमरेज रीचेस अ स्टॉप सिग्नल, जब तक आरएनए पॉलीमरेज स्टॉप सिग्नल तक नहीं पहुंच जाता, मतलब टर्मिनेशन साइट तक। अब टर्मिनेशन कैसे होती है, तो दो टाइप के टर्मिनेशन होते हैं, रो इंडिपेंडेंट और रो डिपेंडेंट। रो इंडिपेंडेंट यानी कि आरएनए जो होता है वो जीसी रिच हेयरपिन लूप बना लेता है जिसके साइड में ही हमें यू रिच न्यूक्लियोटाइड्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आरएनए और डीएनए के बीच के बॉन्ड को वीक करने का काम करते हैं और फिर आरएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन जिसमें जो रो प्रोटीन होता है वो नया जो आरएनए बना है उससे जाके जुड़ जाता है और रो आरएनए की तरफ मूव, आरएनए पॉलीमरेज की तरफ मूव करता है और आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज से खींच लेता है भाई, उससे डिटैच कर लेता है और आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो रुक जाती है एंड फाइनल एमआरएनए रिलीज हो जाता है जिसका ट्रांसलेशन हमें देखने को मिलेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले तो हमने कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया, फिर ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट क्या क्या होती है उसके बारे में देखा। देन हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में देखा, एक्सॉन्स, इंट्रॉन्स, मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। देन आरएनए के टाइप्स देखे, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, तीनों प्रोसेसेस देखी। एंड देन वी टॉक अबाउट आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर, सिग्मा फैक्टर्स के टाइप्स और टाटा बॉक्स, प्रिब्ना बॉक्स, इन सब के बारे में देखा। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम रीजन क्या होता है, देन रो डिपेंडेंट, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन क्या होता है, एंड देन फाइनली वी डिस्कस अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपका थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.